लोगों ने जो मल का टॉपिक स्टार्ट किया था, मल के टॉपिक में हमने पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज पुरीश, मूत्र, स्वेद और धातुमल, है ना। जिसमें से हम लोगों ने जो पुरीश था और जो मूत्र था वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं स्वेद। ठीक है, मूत्र, पुरीश और स्वेद ये क्या होते हैं, हमारे मल कहे जाते हैं, शरीर के मल होते हैं। ठीक है, तो हम डिटेल डिस्क्रिप्शन अब स्टार्ट करते हैं स्वेद का। तो आपकी बुक में जिन लोगों के पास बुक नहीं है, मैं उनके लिए स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपकी बुक में बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रखा है इस टॉपिक को, तो मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगी आप लोगों को, वो साइड बाय साइड आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, ये बहुत थोड़ा ब्रीफ डिस्क्राइब कर रखा है, तो कोई भी श्लोक बता रही हूँ मैं या कुछ भी पॉइंट बता रही हूँ तो आप साथ साथ इसको लिख लेना। ओके। वैसे तो देखो, जो मूत्र और पुरीश था जो हमारा, वो आपकी बुक में मल के अंतर्गत उनका वर्णन कर रखा है, मल के हेडिंग के जो अंडर है उनको एक्सप्लेन कर रखा है। बट जो स्वेद है, तो स्वेद के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे स्वेद के बारे में, तो हमने स्वेद इससे पहले भी धातुओं के रेफरेंस में या उपधातु के रेफरेंस में पढ़ा था ना हम लोगों ने। जब धातु पढ़ रहे थे हम लोग, तो धातु का, किसी धातु के मल को हमने स्वेद बोला था। ठीक है, धातुओं के मल याद है ना आपको। धातु का मल, कौन सी धातु का मल है स्वेद? मेद का मैम। मैं सभी आचार्यों ने क्या बोला था कि जो मेद धातु का जो मल है उसको स्वेद बोला था। बट जो अकेले जो आचार्य शारंगधर थे, आचार्य शारंगधर ने क्या बोला था, स्वेद को मेद की उपधातु बोला था, मल न कहकर उपधातु बोला था, है ना। तो हमने जब धातु पढ़ा था, धातु में मेद धातु का मल बोला था स्वेद को, और जबकि आचार्य शारंगधर ने क्या बोला है, मेद को, स्वेद को मेद धातु की उपधातु बोला है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेद होता क्या है ना। एक तो यही बात हो गई, जो सबसे पहले मेद किसको, जो सबसे पहले स्वेद किसको कहा जाता है, जो मेद का, मेद धातु का मल होता है वो स्वेद होता है ना। तो बेसिकली जो स्वेद होता क्या है, जो बॉडी का वाटर कंटेंट होता है, जो भी शरीर का जो जलीयांश होता है, उसको हम लोग स्वेद बोल सकते हैं, है ना। जो हमारे शरीर में जो भी क्लेद होता है, क्लेद क्या होता है, जो शरीर की आर्द्रता होती है ना, जो भी शरीर की आर्द्रता होती है या फिर बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेट करने का जो कार्य होता है, वो हमारे शरीर में कौन करता है, स्वेद करता है हमारे शरीर में। ठीक है, स्वेद करता है। और कौन करता है स्वेद के साथ साथ, हेल्प कौन कर रहा है, कल हमने मूत्र के गुणकर्म पढ़े थे ना, मूत्र के गुणकर्म में हमने और क्या पढ़ा था, मूत्र के गुणकर्म में क्या पढ़ा था हमने, मूत्र के दो कर्म, हमने मुख्य दो कर्म बताए थे, दैट इज बस्तीपूर्ण और विक्लेद कृत बोला था ना। विक्लेद करता है, ये क्लेद को दूर करता है या फिर क्लेद का वहन करता है, बोला था ना ये हमने मूत्र के कर्म में। तो जो हमारा मूत्र है वो स्वेद के साथ मिलके क्या करता है, जो हमारी बॉडी का जो जलियांश रहता है, जो भी वाटर कंटेंट रहता है, उसको बैलेंस करता है ये। ठीक है। तो अगर हम स्वेद की डेफिनेशन की बात करें हम लोग, तो स्वेद को हम क्या बोलेंगे, जो भी शरीर में जो भी श्रम के कारण या फिर जो भी अगर आतप सेवन के कारण या किसी भी निदान के कारण जो हमारी स्किन से, जो त्वचा से जो वाष्प रूपी जो जल बाहर निकलता है ना, स्वेद क्या है, बेसिकली शरीर का क्या है, जलियांश ही है ना। तो जो शरीर में त्वचा के माध्यम से जो जलियांश उत्पन्न होता है ना, उसको बोलते हैं स्वेद, है ना। मैं रिपीट कर रही हूँ, स्वेद होता क्या है, किसी भी निदान से, रादर वो आतप सेवन हो या फिर किसी भी श्रम के कारण या फिर किसी भी शीत उष्णता के कारण, जो त्वचा के माध्यम से जो शरीर का जो जलियांश है या उदकांश है, जब वो वाष्प के रूप में रोमकूपों के थ्रू बाहर निकलता है, रोमकूपों के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से जो बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वेद बोलते हैं, है ना। उसे स्वेद कहा जाता है। और स्वेद को क्या बोला है हमने, सभी आचार्यों ने स्वेद को मेद धातु का मल कहा है, जबकि आचार्य शारंगधर ने स्वेद को क्या बोला है, मेद धातु की उपधातु से संबोधित किया है, उपधातु कहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है जो स्वेद है, स्वेद का उत्पत्ति कैसे होती है ना। तो आपकी बुक में स्वेद की उत्पत्ति के लिए कोई हेडिंग नहीं है, कोई श्लोक मेंशन नहीं है। आचार्य चरक ने जो स्वेद की उत्पत्ति है वो चरक शारीर में मेंशन की है। ठीक है, तो उसका एक लाइन का श्लोक है स्वेद उत्पत्ति में, जो आपने मेंशन करना है स्वेद उत्पत्ति के लिए, वो श्लोक आप लिख लो। ओके, मैं डिक्टेट करा रही हूँ, आप लोग लिख लो वो श्लोक। चरक शारीर का श्लोक है, चरक शारीर 7/15 का श्लोक है, जहाँ पे आचार्य चरक ने स्वेद उत्पत्ति के बारे में बताया है ना। तो लिखो।
ऊष्मणा अनुबंधम, यत् ऊष्मणा अनुबंधम लोमकूपेभ्यो निष्पतत् स्वेद शब्दम, रिपीट कर रही हूँ मैं, यत् ऊष्मणा अनुबंधम लोमकूपेभ्यो निष्पतत् स्वेद शब्दम वापनोति, है ना। तो मतलब क्या है कि स्वेद की उत्पत्ति कैसे होती है, आचार्य चरक ने कैसे बोला है, यत् ऊष्मणा अनुबंधम। मैम अनुबंधम से दोबारा बोलना एक बारी। यत् ऊष्मणा अनुबंधम लोमकूपेभ्यो, लोमकूप होते हैं ना, लोमकूपेभ्यो, लोमकूपेभ्यो निष्पतत् स्वेद शब्द व्यापनोति, यत् ऊष्मणा अनुबंधम लोमकूपेभ्यो निष्पतत् स्वेद शब्द वापनोति। लिख लिया? यस ये मैम, आपने डालना है, स्वेद की उत्पत्ति में डालना है ये। लगा ले, सही है। बेटा माइक्रोफोन ऑफ करो, किसका ऑन है? अनमोल। तो स्वेद की उत्पत्ति के बारे में आचार्य चरक ने क्या बोला है, यत ऊष्मणा अनुबंधम। यत ऊष्मणा अनुबंधम का मतलब है जो ऊष्मा के अनुबंध से, ऊष्मा के अनुबंध से मतलब ऊष्मा की वजह से, है ना। हमें पता है जो भी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसके एज ए रिजल्ट उसे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और टेम्परेचर भी हमारा बढ़ता है, ठीक है। तो जो ऊष्मा की जो उत्पत्ति होती है, उन शारीरिक क्रियाएं जब होती है शरीर में, तो उसके फलस्वरूप जो शरीर में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, उस ऊष्मा की उत्पत्ति से क्या होता है, लोमकूपेभ्यो, लोमकूपेभ्यो मतलब लोमकूपों के द्वारा या लोमकूपों के माध्यम से निष्पतत स्वेद शब्द वापनोति। निष्पतत, निष्पतत का मतलब होता है जो निकलता है, जिसका निष्क्रमण होता है ना। तो स्वेद का निष्क्रमण किसके थ्रू होता है, लोमकूपों के माध्यम से ही होता है ना। त्वचा में जो स्थित लोमकूप होते हैं उसके माध्यम से स्वेद शरीर से निष्क्रमित होता है, निष्कासित होता है ना। स्वेद शब्द वापनोति, उसे स्वेद शब्द से जाना जाता है या स्वेद की इस प्रकार उत्पत्ति होती है ना। तो क्या बोला आचार्य चरक ने, जो भी शरीर में शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं, जो भी विघटन की हो रही हैं या जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है शरीर में, एनाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके जो रिजल्ट में जो हमारी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है शरीर में, यत ऊष्मणो अनुबंधम बोला है ना, जो ऊष्मा की वजह से या ऊष्मा से जो उत्पन्न जो शरीर का जो जलीयांश है, जब वो लोमकूपों के माध्यम से शरीर से निष्कासित होता है, तो वह स्वेद शब्द से जाना जाता है या फिर उसे स्वेद कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार क्या है, स्वेद की उत्पत्ति होती है शरीर में। फाइन, ये किसने बोला है, आचार्य चरक ने बोला है शादी स्थान में, ठीक है। तो ये क्या है, स्वेद की उत्पत्ति। फाइन। अब है स्वेद के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस की बात करते हैं स्वेद के। तो जो स्वेद के गुण के बारे में अगर हम बात करें, तो स्वेद कैसा होता है, जो हमारा मूत्र, हमने बोला ना जब हम किट या मल पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पे हमने दो चीजें बोली थी। फर्स्ट वाली जो किट भाग होता है, एक तो घन स्वरूप होता है मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है, एक होता है द्रव स्वरूप मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो मल हमारे पास क्या है, मूत्र, पुरीश और स्वेद, ठीक है। जिसमें से जो पुरीश है वो क्या है, मल का ठोस भाग है, और जो मल का जो द्रव भाग है या किट का जो द्रव भाग है वो क्या है, मूत्र और स्वेद है, ठीक है। तो स्वेद का एक गुण तो क्या हुआ कि ये क्या है, द्रव, द्रव है ना, किट का द्रव भाग है ये, है ना, लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्निग्धता होती है, इसमें स्निग्ध गुण रहता है स्वेद में, है ना क्योंकि जलियांश रहता है ना। स्वेद को हमने इनडायरेक्टली क्या बोला है, जो भी शरीर का जलियांश होता है ना, वो क्या होता है, वही स्वेद होता है ना। क्लेदता होती है शरीर की, क्लीनता होती है, या फिर शरीर का जो वाटर कंटेंट होता है वो होता है हमारा स्वेद। तो इसमें कौन सा गुण मिलेगा, स्निग्धता गुण मिलेगा ना, इसलिए। दूसरा, तीसरा क्या है, उष्णता होती है इसमें। और क्या होता है, ये विस्त्रगंधी होता है, थोड़ी फाउल स्मेल आती है ना, जब भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ओवर स्वेटिंग होती है किसी को, तो उससे फाउल स्मेल आती है ना। तो जो स्वेद रहता है वो द्रव गुण वाला होता है, स्निग्धता होती है उसमें, उष्णता और विस्त्रगंधी मतलब फाउल स्मेल वाला होता है ये, ठीक है। अब है स्वेद के कर्म क्या होते हैं, स्वेद के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और अष्टांग का दोनों का करा देती हूँ। आप दोनों में से किसी एक का श्लोक लर्न करना है आपको। फाइन। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, ये एक कोटेशन दिखाई दे रही है, आचार्य सुश्रुत सूत्र स्थान 15/7 की स्लाइड दिखाई दे रही है ना। यस मैम। हम्म।
तो जो ये सुश्रुत का जो श्लोक है ये देख लो पहले। स्वेद है क्लेद त्वक सो कुमारी कृत, ठीक है। तो स्वेद का कर्म क्या है हमारा, स्वेद क्लेद क्लेद त्वक सो कौमारी कृत, ठीक है। स्वेद का कर्म क्या है हमारा, अभी हमने बोला जब स्वेद की हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे हम लोग, तो क्या कर रहे थे, हमने क्या बोला था, शरीर में जो क्लेद है उसका भी नियमन या उसका बैलेंस कौन करता है, शरीर में जो भी वाटर कंटेंट होता है, जलियांश होता है, या फिर शरीर में जो क्लेद होता है उसके नियमन का काम या फिर उसके बैलेंसिंग का काम कौन करता है, स्वेद और मूत्र करते हैं। मूत्र के कर्म में भी हमने पढ़ा कि मूत्र जो है हमारा क्लेद को वहन करने वाला होता है, क्लेद को निष्कासित करने वाला होता है, ठीक है। और जो हमारा स्वेद रहता है, स्वेद भी क्या करता है, क्लीनता को बनाए रखता है ना। क्लेद बोला है ना, शरीर की क्लीनता या आर्द्रता को बनाए रखता है। त्वक सुकुमारी कृत, ठीक है। त्वक सुकुमारी कृत का मतलब क्या है, त्वचा को सुकुमार बनाए रखता है, ठीक है। सुकुमारता का मतलब क्या होता है, जो त्वचा रहती है हमारी जब वो मृदु होती है ना, मृदु या क्लीन होती है, मतलब उसमें आर्द्रता होती है, उसमें शुष्कता न आए, है ना त्वचा में। जब हमारी त्वचा क्लीन हो या फिर मृदु हो, ऐसी त्वचा को बोलते हैं सुकुमार त्वचा, है ना। तो जो स्वेद है हमारा वो क्या करता है, शरीर में आर्द्रता बनाए रखता है और क्या करता है, त्वचा को सुकुमार या फिर क्लीन और मृदु बनाए रखता है, ठीक है। अष्टांग हृदय ने क्या बोला है स्वेद के कर्म के बारे में, स्वेदस्य क्लेद विधृति, है ना, विधृति। तो स्वेद क्या करता है, स्वेदस्य, स्वेद का काम कर्म क्या है, क्लेद विधृति। क्लेद विधृति का मतलब क्या है, क्लेद को, विधृति होता है धारण करना किसी चीज को, है ना। तो स्वेद क्या करता है, शरीर में स्थित जो क्लेद है उसको धारण करता है ना। स्वेद धारण करके, क्लेद को धारण करके क्या करता है, इसके अलावा ये शरीर में जो भी टेम्परेचर है बॉडी का, शरीर जो ताप है उसका भी, उसको भी रेगुलेट करता है ना। ये है स्वेद के कर्म। अब है स्वेद का प्रमाण। तो आपकी बुक में स्वेद का प्रमाण नहीं मेंशन है, तो इसको भी अलग से नोट डाउन कर लो आप स्वेद के प्रमाण के बारे में। इससे पहले स्वेद का पंचभौतिक संगठन देख लो, ये भी मेंशन नहीं है, ये भी लिख लेना आप। आपके सिलेबस की हेडिंग्स में मेंशन है ये, बट आपकी बुक में नहीं है, तो आप इसको मेंशन कर लेना साइड बाय साइड ना। जो स्वेद का पंचभौतिक संगठन के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो जैसे हमने पुरुष का पंचभौतिक संगठन क्या पढ़ा हमने मलों में, पुरुष में कौन से महाभूत की प्रधानता रहती है, बोलो। पृथ्वी की मैम, पुरुष में पृथ्वी की मैम। और मूत्र में किसकी पढ़ी हमने, अग्नि और जल की। गुड। तो ऐसे जो हमारा स्वेद होता है, स्वेद में भी जल महाभूत की अधिकता होती है ना। स्वेद और आचार्य जो चक्रपाणी थे, जिन्होंने चरक संहिता पे टीका की थी, कमेंटेटर थे जो चरक संहिता के, उन्होंने क्या बोला है, स्वेद स्तन्यम च आप्यम, है ना। स्वेद स्तन्यम च आप्यम का मतलब क्या है, जो स्वेद है हमारा उस स्तन्य, स्तन्य क्या है हमारा, किसकी उपधातु है स्तन्य, स्तन्यार्थम, रस की मैम। जो हमारा स्तन्य है और जो स्वेद है वो क्या है, उसमें जल महाभूत की डोमिनेंसी रहती है, जल महाभूत की प्रधानता रहती है। रहते पांचों महाभूत होते हैं, बट जो डोमिनेंसी और जो दिक्कत रहती है वो किसकी रहती है, जल महाभूत की रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्वेद के अंजलि प्रमाण पर, है ना। तो जैसे हमने सीक्वेंस वाइज हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने पुरुष का अंजलि प्रमाण पढ़ा, कितना पढ़ा पुरुष का अंजलि प्रमाण हमने, दैट इज 7 अंजलि। और मूत्र का अंजलि प्रमाण क्या पढ़ा हमने कल, मूत्र का अंजलि प्रमाण 4 था मैम। 4 अंजलि प्रमाण पढ़ा ना। स्तन्य का और किसका होता है, स्तन्य का 2 अंजलि होता है, आर्तव का 4 अंजलि होता है, और मूत्र का भी 4 अंजलि होता है ना। आर्तव का और मूत्र का दोनों का कितना होता है, 4 अंजलि प्रमाण होता है ना। तो आचार्य चरक ने एक्चुअली जब शारीरिक स्थान में आचार्य चरक ने अंजलि प्रमाण का जब डिस्क्राइब किया अंजलि प्रमाण को, तो वहां पे उन्होंने जैसे मूत्र के बारे में, पुरीश के बारे में, अन्य धातुओं का अंजलि प्रमाण एज इट इज मेंशन है, स्पेसिफाई कर रखा है। जैसे कि वेद धातु का प्रमाण क्या है, या फिर शुक्र का प्रमाण क्या है ना, ऊर्ज का क्या है,
मूत्र का क्या है, आर्तव का क्या है। बट अगर हम स्वेद की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने वहां पे स्वेद के, क्योंकि हम स्वेद की जब डेफिनेशन के बारे में हमने बात की थी, तो स्वेद के अंदर हमने क्या बोला था कि शरीर का जो जलीयांश है ना, बॉडी का जो वाटर कंटेंट है, उसको हमने स्वेद बोला था ना। तो स्वेद के अंदर बहुत सारी चीज, जलीयांश के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। स्पेसिफिकली सिर्फ स्वेद ही नहीं आता है। अगर बॉडी के वाटर कंटेंट के बारे में बात करें तो उसमें स्वेद भी आएगा, उसमें लसिका भी आ जाएगा हमारा, है ना, उसमें उदक धरा भी आ जाएगी हमारी, है ना। दो तीन चीजें ये जो बॉडी के वाटर कंटेंट में आ जाती हैं। तो आचार्य चरक ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये स्वेद का प्रमाण है, पर उन्होंने क्या बोला है कि जो भी जलयान जो भी शरीर में उपस्थित होता है, जो भी बॉडी का वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने 3 चीजें बोली हैं कि एक तो होता है जो बाहरी त्वचा रहती है उसकी, है ना, आउटर कवरिंग रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, उदक धरा, ठीक है, उसका प्रमाण, प्लस और किसका, लसिका। लसिका क्या होती है, जब त्वचा में जो व्रण उत्पन्न हो जाता है ना, तो तब उसको किसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जब उस त्वचा में व्रण उत्पन्न होने पर जो जल रहता है वहां पे उपस्थित, उसको क्या बोलते हैं, लसिका नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसमें और किसका प्रमाण बताया है, लसिका का प्रमाण बताया है ना। प्लस तीसरा किसका प्रमाण बताया है, हमारे स्वेद का प्रमाण बताया है ना। तो इन तीनों का मिला के प्रमाण बताया है, दैट इज 10 अंजलि प्रमाण, है ना। मैं रिपीट कर रही हूँ, स्वेद का अंजलि प्रमाण। आचार्य चरक ने स्पेसिफिकली सिर्फ स्वेद का अंजलि प्रमाण न बता के जो भी शरीर में जलियांश है उसके अंदर उन्होंने 3 चीजें ली हैं। क्या क्या, एक तो है जो बाहरी, जो भी जल बाहरी त्वचा में उपस्थित है या फिर जो हमारी उदक धरा है उसका प्रमाण, प्लस सेकंड है हमारा लसिका, और थर्ड है हमारा स्वेद, ठीक है। इन तीनों चीजों का मिला के प्रमाण, इन तीनों चीजों का सम्मिलित रूप से अंजलि प्रमाण बताया है, और वो अंजलि प्रमाण कितना बताया है, 10 अंजलि प्रमाण बताया है। फाइन, क्लियर हुई ये बात। हाँ जी, तो आपने स्वेद के जो अंजलि प्रमाण में आपने इन तीनों का सम्मिलित रूप से कंबाइंड अंजलि प्रमाण लिखना है आपने, ठीक है। कंबाइंड में क्या क्या आएगा हमारा, एक तो हमारा क्या आएगा, उदक धरा प्लस लसिका प्लस स्वेद का जो सम्मिलित रूप से जो अंजलि प्रमाण आचार्य चरक ने शारीर स्थान में बताया है, वो क्या है, 10 अंजलि प्रमाण। ओके, अब स्वेद के स्थान के बारे में बात करते हैं, है ना। तो जो स्वेद का जो स्थान है हमारा, जो मुख्य रूप से जो स्वेद कहाँ से, अभी हम स्वेद की उत्पत्ति के बारे में बात की हमने, तो वहां पे हमने क्या बोला कि त्वचा में जो लोमकूप होते हैं वहां से स्वेद उत्पन्न होता है ना, निष्कासित होता है ना। तो मुख्य जो स्थान है जो स्वेद का, वो क्या होगा, त्वचा होगा। बट जो उसका वहन हो रहा है ना, शरीर के अंदर जो वहन हो रहा है, तो वो किसके किसके अंदर उसकी उत्पत्ति हो रही है, फिर उसका वहन हो रहा है, तो वो किसके माध्यम से होता है, हमारे स्वेदवाही स्रोतों के माध्यम से हो रहा है ना। तो 2 स्थानों के माध्यम से स्वेद की जो प्रक्रियाएं हैं वो चलती हैं। जो मुख्य स्थान है उसका वो त्वचा है, जिसके थ्रू वो निष्कासित होता है शरीर से। इसके अलावा जो उसका वहन होता है, उसकी जो उत्पत्ति होती है, जो उसका उत्सर्जन होता है, वो किसके माध्यम से होता है, स्वेदवाही स्रोतों के माध्यम से होता है। ओके, अब बात करते हैं स्वेदवाही स्रोतों की, है ना। जो स्वेदवाही जो स्रोतस हैं, तो आचार्य चरक ने क्या बोला है स्वेदवाही स्रोतों के बारे में, स्वेद वाहनाम स्रोतसाम मेदो मूलम रोम कुपाश्चय, है ना। तो आचार्य चरक ने क्या बोला है, जो स्वेद स्रोतों का जो मूल है, जो उद्गम क्षेत्र है, वो क्या है, मेद और लोमकूप, है ना। लोमकूप तो अभी हम पढ़ते आए हैं ना, कि जो उनका उद्गम स्थल है, जो उनका मूल है, वो क्या है, लोमकूपों के माध्यम से ही जो स्वेद है वो शरीर से निष्कासित होता है ना। तो आचार्य चरक ने स्वेदवाही स्रोतों का जो मूल है वो क्या बताया है, मेद और लोमकूप बताया है ना। जो त्वचा के नीचे जो मेद और लोमकूप, त्वचा में लोमकूप फैले हुए रहते हैं, वो शरीर में जो स्वेदवाही स्रोतस है उनका मूल कहा जाता है। जो भी हमारी स्वेट ग्लैंड्स रहती है ना हमारी, वो भी ऐसा माना जाता है, वो भी यहीं पे ओपन होती है ना। अब जो स्वेद स्रोतस की दृष्टि के निदान क्या है, किन किन कारणों से हमारे स्वेद स्रोतस में विकृति उत्पन्न होती है ना। तो एक तो हमारा क्या है कि जो अगर हम शीत और उष्णता का क्रम से सेवन न करें, क्रम से सेवन न करने का मतलब क्या है कि एकदम से हमने अति शीत सेवन कर लिया, या अगर वो आहार हो या विहार हो, है ना, उसके तुरंत बाद हमने उष्णता का सेवन कर लिया, है ना, बिना गैप दिए, बिना बीच में ब्रेक दिए, हमने क्रम से सेवन नहीं किया हमने, है ना। तो शीत और उष्णता के
अक्रमानुसार सेवन से या क्रम रहित सेवन से, है ना। एक रीजन तो ये होगा कि हमारे स्वेदवाही जो स्रोतस हैं वो दूषित हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रोध, शोक, भय से, अभिसंताप से, इन निदानों से क्या होता है, हमारे स्वेद स्रोतस या फिर जो उनके मूल हैं वो दूषित हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। ओके अब स्वेद स्रोतस की विकृति या दूषित होने के बाद जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो क्या होंगे कि उनकी इफेक्ट किस पे पड़ेगा, स्वेद पे इफेक्ट पड़ेगा ना। स्वेद का जो निष्क्रमण हो रहा है, जो निष्कासित हो रहा है स्वेद हमारा त्वचा के माध्यम से, उसके ऊपर इफेक्ट दिखेगा अगर हमारे स्वेद स्रोतस दूषित होते हैं तो। फाइन। तो जो हमारा स्वेद है वो क्या हो जाएगा, या तो उसका जो निष्क्रमण है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, है ना। दो कंडीशन हो जाएंगी ना। जो स्वेद का हमने प्राकृत प्रमाण बोला है, या तो उससे कम हो जाएगा वो स्वेद उत्पत्ति या फिर उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर स्वेद बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगे तो क्या हो जाएगा, अति स्निग्धता उत्पन्न हो जाएगी, है ना। क्योंकि हमने स्वेद के गुणों में भी हम क्या पढ़ के आए कि उसका जो गुण है वो क्या होता है, स्निग्धता ना, स्निग्ध होता है ना ये। तो अगर स्वेद अत्यधिक मात्रा में शरीर से बाहर निष्कासित होने लगता है, निष्क्रमण उसका बढ़ जाता है प्राकृत प्रमाण से, तो क्या हो जाएगा, शरीर में स्निग्धता भी बढ़ जाएगी। तो शरीर में क्या हो जाएगा, अति स्निग्धता उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर स्वेद क्षय हो जाए, मतलब स्वेद का जो निष्क्रमण है वो कम हो जाए, प्राकृत प्रमाण से कम उत्पन्न होने लग जाए हमारा स्वेद, ठीक है। उससे क्या होगा, इसके अपोजिट लक्षण उत्पन्न होंगे, क्योंकि स्वेद का लक्षण क्या होता है, गुण क्या पढ़ा हमने, स्निग्धता। अगर स्वेद नहीं आ रहा है तो स्निग्धता भी हमारी कम होगी, स्निग्धता कम होगी तो इसका मतलब क्या है, रुक्षता बढ़ेगी, है ना। तो जब स्वेद का जब प्राकृत प्रमाण से कम होगा स्वेद, तो क्या होगा, रुक्षता बढ़ जाएगी। और स्वेद जब प्राकृत प्रमाण से अधिक होने लग जाएगा, उत्पन्न होने लग जाएगा, तो अति स्निग्धता हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अलावा जो दहा है, लोमहर्ष है, उसके अलावा ये सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे स्वेद स्रोतस की दृष्टि में। ओके अब है स्वेद की क्षय वृद्धि के लक्षण, है ना। तो स्वेद की क्षय के लक्षण बताती हूँ। आचार्य सुश्रुत और अष्टांग दोनों के समझा देती हूँ। दोनों में से कोई एक श्लोक लर्न करना है आपको, रादर वो सुश्रुत का कर लेना या अष्टांग का कर लेना। ओके क्षय की वृद्धि के श्लोक लर्न करने हैं आपने इसमें से। और स्वेद की जो उत्पत्ति का श्लोक मैंने अभी बताया आपको, यह तुष्मणानुबंधम वाला चरक शारीर वाला श्लोक है, वो आपको लर्न करना है इसमें से। ओके और ये स्रोतस के तो आपको श्लोक लर्न होंगे, ये आपने अनामिक कर रखे हैं श्लोक ना, तो ये 3 या 4 श्लोक आपको इसमें से लर्न करने हैं, टिक कर लेना इसको। ओके तो स्वेद जो क्षय है, स्वेद क्षय है, इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। आचार्य सुश्रुत का श्लोक देखो सबसे पहले, स्वेद क्षये स्तब्ध रोमकूपता त्वक शोषः स्पर्श वैगुण्यम स्वेद नाशस्य च, है ना। तो स्वेद क्षय में क्या हो जाता है हमारा, स्तब्ध रोमकूपता। स्तब्ध रोमकूपता मतलब जो हमारे रोमकूप है, अभी हम बार बार पढ़ एक ही बात बोल रहे हैं, जो हमारा स्वेद है, स्वेद शरीर से बाहर निष्कासित किसके माध्यम से हो रहा है, लोमकूपों के माध्यम से हो रहा है ना। तो क्या हो जाएंगे, अगर स्वेद का उत्पन्न जो स्वेद अपने प्राकृत प्रमाण से अगर कम हो जाएगा, तो वहां से जो लोमकूप है वहाँ वो उनके उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं लोमकूपों के माध्यम से स्वेद की जो निष्क्रमण हो रहा है वो भी हमारा बंद हो जाएगा, है ना। तो लोमकूपों में क्या आ जाएगी, स्तब्धता आ जाएगी। स्तब्धता कहने का मतलब क्या है, जो लोमकूप में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाएंगे, है ना। उनके बंद होने की वजह से जो रोमकूप है हमारे वो कड़े हो जाएंगे, जकड़ाहट उत्पन्न हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं स्तब्धता आ जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि स्वेद क्षय हो रहा है। मतलब अगर कोई नॉन फंक्शनिंग चीज है तो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, वो बंद होने लग जाती है ना। ऐसे हमारे रोमकूप है, अगर रोमकूपों के माध्यम से स्वेद की उत्पत्ति या स्वेद का निष्क्रमण नहीं होगा तो रोमकूप क्या हो जाएंगे, उनके छिद्र बंद होने लग जाएंगे, उनमें स्तब्धता उत्पन्न होने लग जाएगी, ठीक है। तो दैट इज स्तब्ध रोमकूपता, ठीक है। अब है त्वक शोष है। त्वक शोष है मतलब त्वचा में शुष्कता आ जाएगी, है ना। त्वचा में शुष्कता तो आएगी, मतलब रुक्षता शुष्कता बढ़ेगी ना, क्योंकि स्वेद का गुण हमारा क्या होता है, स्निग्धता होता है। अगर हम स्वेद का निष्क्रमण नहीं होगा तो स्निग्धता भी नहीं होगी, और त्वचा क्या हो जाएगी, रूखी हो जाएगी ना, और शुष्कता उत्पन्न हो जाएगी, रुक्षता बढ़ जाएगी। स्पर्श वैगुण्यम, स्पर्श वैगुण्यम हो जाएगा, मतलब स्पर्श का सम्यक प्रकार से ज्ञान न होना, दैट इज स्पर्श वैगुण्यम, है ना। जो टच रिफ्लेक्स है हमारा, जो टच सेंसेशन है वो भी हमारे विकृत हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। ओके स्वेद नाशस्य च, और क्या हो जाएगा, स्वेद का नाश हो जाएगा, क्योंकि स्वेद क्षय हो रहा है ना।
नाश होना मतलब या तो ताकत प्रमाण से कम होगा या फिर स्वेद उत्पत्ति या स्वेदो निष्क्रमण होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, स्वेद क्षय के लक्षण है जो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। स्तब्ध रोम कोपता, त्वचा में शुष्कता होना, त्वक्षोष, स्पर्श वैगुण्यम मतलब स्पर्श का सम्यक प्रकार से ज्ञान न होना, और स्वेद का नाश हो जाना मतलब स्वेद की उत्पत्ति न होना या बंद हो जाना। ठीक है, अष्टांग हृदय ने क्या बोला है स्वेद क्षय के बारे में? स्वेदे रोम च्युति स्तब्ध रोमकूपता स्फुटनम त्वचा है। तो स्वेद क्षय में क्या होता है, स्वेदे रोम च्युति, रोम च्युति का मतलब होता है जब हमारे रोमकूप है ये क्या हो जाए ना, गिरने लग जाते हैं, मतलब झड़ने लग जाते हैं ना कई बार। तो ये क्या होता है, ये किस कंडीशन में होता है, स्वेद क्षय की कंडीशन में होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नॉन फंक्शनल हो गए ना, या तो इनके छिद्र बंद होने लग जाएंगे, या फिर जो लोमकूप हैं अगर वो नॉन फंक्शनल हो गए हैं, स्वेद की अगर निष्क्रमण नहीं कर रहे हैं, स्वेद का निष्क्रमण नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, और नॉन फंक्शन होने की वजह से वो धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। दैट कंडीशन इज नोन एज रोम च्युति, है ना। स्तब्ध रोमता, स्तब्ध रोमता वही है रोम की स्तब्धता, जो आचार्य सुश्रुत ने भी मेंशन किया था, स्तब्ध रोमकूपता जिसको बोला था कि हमारे रोमकूप है उनमें स्तब्धता आ जाएगी, उनके छिद्र हमारे बंद हो जाएंगे। स्फुटनम त्वचा है, और त्वचा फट जाती है, मतलब स्फुटन होने लग जाता है उसमें। क्यों, क्योंकि त्वचा में क्या हो जाएगा, रुक्षता बढ़ जाएगी ना त्वचा में, जितना ज्यादा अब स्वेद आता तो रिक्तता बनी रहती त्वचा में, अब स्वेद की उत्पत्ति हो नहीं रही है क्योंकि हमारा स्वेद क्षय हो रहा है, तो त्वचा में क्या हो जाएगी, स्निग्धता की बजाय त्वचा में रुक्षता बढ़ने लग जाएगी, और उस रुक्षता बढ़ने की वजह से जो हमारी त्वचा है वो उसमें स्फुटन होने लग जाएगा, मतलब वो फटने लग जाएगी। ठीक है, तो ये किसके गुण है, स्वेद क्षय के गुण है जो हमारे अष्टांग हृदय ने मेंशन किए हैं। रोमच्युति मतलब रोमों का गिरना, स्तब्ध रोमकुरता मतलब रोम का स्तब्धता हो जाना, या उसके जो रंध्र हैं, जो भी छिद्र हैं उसके वो बंद हो जाना, और त्वचा का फट जाना या स्फुटन हो जाना त्वचा में रुक्षता के कारण। ओके, अब सेकंड कंडीशन है तो स्वेद विकृति की, दैट इज स्वेद वृद्धि, है ना। तो स्वेद वृद्धि के बारे में आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, स्वेद त्वचो दुर्गंध्यम कंडूचय। ये श्लोक दिखाई दे रहा है ना आपको, सुश्रुत सूत्र स्थान 16/16 का, स्वेद वृद्धि में। यस मैम। तो इसमें से भी आपको आचार्य सुश्रुत और अष्टांग में से कोई भी एक श्लोक कर लेना, अष्टांग का करना चाहो तो आप अष्टांग का भी कर लेना, अष्टांग में आपके काम आ जाएगा लिखने में ना। अगर सुश्रुत का याद करना चाहो तो आचार्य सुश्रुत का याद कर लेना। ओके, तो स्वेद त्वचो दुर्गंध्यम कंडूचय, तो स्वेद की अति वृद्धि में क्या हो जाएगा, स्वेद त्वचो दुर्गंधम, दुर्गंधम शरीर से दुर्गंध आने लग जाएगी, है ना, क्योंकि स्वेद का जो गुण है अभी हमने पढ़ के आए, पीछे हमने क्या बोला था, एक वर्ड यूज किया था, दैट इज विस्त्रगंधी, है ना, फाउल स्मेल आती है ना। तो अगर स्वेद का अगर वृद्धि हो गई है, स्वेद का अपने ताकत प्रमाण से बढ़ गया है, तो क्या होने लग जाता है, शरीर से दुर्गंध आने लग जाती है, शरीर से जो स्वेद का निष्क्रमण है वो बढ़ जाता है, और स्वेद के निष्क्रमण बढ़ने की वजह से जितना ज्यादा स्वेद बढ़ेगा उसके गुण भी बढ़ते जाएंगे ना, तो उसके गुणों में क्या है, विस्त्र गंध है। ठीक है, तो उसकी जो विस्त्र गंधिता जो गुण है उसका वो भी बढ़ जाएगा, इसलिए क्या होता है, शरीर से दुर्गंध आनी प्रारंभ हो जाती है, कंडूचय, और क्या हो जाता है, त्वचा में कंडू होने लग जाती है, खुजली होने लग जाती है अत्यधिक स्वेद से, क्योंकि वो इरिटेटिंग होने लग जाता है, इचिंग इसलिए डेवलप होती है स्किन पे। ओके, इसलिए बोल रखा है कि त्वचा में कंडू और शरीर से दुर्गंध आने लग जाती है स्वेद वृद्धि की कंडीशन में। अष्टांग हृदय ने क्या बोला है स्वेद वृद्धि में, स्वेदो अति स्वेद दुर्गंध्यम कंडु एव च लक्षेत। तो स्वेद की जो अति वृद्धि में क्या हो जाएगा, स्वेद की अति वृद्धि से अगेन वही दुर्गंध्यम, दुर्गंध्यम मतलब शरीर से दुर्गंध आएगी, कंडु एव च लक्षेत, और क्या हो जाएगा, अगेन कंडु ही हो जाएगा, इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो दोनों ने आपने देखा होगा स्वेद वृद्धि में आचार्य सुश्रुत ने और अष्टांग हृदय ने दोनों ने ही, थैंक यू, स्वेद की अति वृद्धि में दोनों ने ही, आचार्य सुश्रुत ने और अष्टांग ने दोनों ने क्या बोला है, शरीर में जो दुर्गंधता है, विस्त्रगंधिता है वो बढ़ जाती है, और क्या होता है, त्वचा में कंडू उत्पन्न होती है, मतलब खुजली या इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट योर स्वेद।
फाइन। जो आपके पॉइंट्स मैंने नोट कराए हैं वो आप जब नोट्स बनाएंगे अपनी नोटबुक में तो उसमें वो ऐड कर लेना, जो आपने स्टार्टिंग में, जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, जो मैंने वर्बली आपको एक्सप्लेन किए हैं, वो आपको नोट्स में ऐड करने हैं। और एक बार इसमें से पढ़ के और सारी हेडिंग्स जो हैं आपकी वो प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज बना के आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं स्वेद के। फाइन, आपका ये स्वेद वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, किसी को कोई मैम डाउट? गुण रिपीट कर दो। मैम क्या गुण रिपीट रिपीट कर दो। स्वेद के गुण गुण मैम। repeat कर- ओके, स्वेद के गुणों